हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्विक रीजन सीरीज के अंतर्गत आज कुछ एक अलग विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं भूगोल को। भूगोल किसी भी विषय वस्तु के लिए सबसे ज़रूरी पहलू है। पहलू इसलिए भी है क्योंकि आप कहीं भी रहते हैं, कहीं निवास करते हैं या किसी क्षेत्र विशेष की आपको उसके इतिहास के बारे में समझ हो, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वहाँ की सोसाइटी को लेकर आप चर्चा करें, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी लें। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी को आधार प्रदान करता है। ये बताता है कि आप किसी भी क्षेत्र में प्रशासन के आधार पर हम देखें तो किस तरीके का प्रशासन होना चाहिए, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की आजीविका कैसी हो सकती है, किस प्रकार के खनिज हैं, संसाधन होंगे तो वहाँ पर आप उद्योग लगा सकते हैं। यदि वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है तो कृषिगत उद्योग हैं या कृषि को आप आधार बना सकते हैं। यदि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर पर्यटन इत्यादि को आप बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देखें तो किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा है, जैसे भारत को यदि हम देखें, भारत की जो भौगोलिक सीमा है आपका उत्तर में हिमालय है और उसके दक्षिण में अगर हम देखें तो हिंद महासागर है। साथ ही अगर संबद्ध देशों की बात करें तो यहाँ पर इसके स्थलीय और जलीय दोनों ही तरफ से इसके आपके पड़ोसी देश भी हैं। ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि इस देशों के साथ यहाँ पर कैसे संबंध बनाए जाएं। कुछ देशों के साथ हमारे विवादित सीमा विवाद भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ है, हाल फिलहाल नेपाल के साथ भी मुद्दे वहां पर गर्म होते हुए देखे गए। इसी तरीके से आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य से भी हम बात करें तो आपके जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं बहुत घने जंगल हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, इस दृष्टिकोण से घुसपैठ की समस्याएं, आतंकवादी हमले या फिर आपको वहां पर गार्डिंग पेट्रोलिंग करना अपने आप में समस्याएं हो सकती हैं। प्रशासन के दृष्टिकोण से भी पहाड़ी एरियाओं में प्रशासन अलग तरीके से होगा, जनजातीय क्षेत्रों में अलग तरीके से होगा, महिला प्रधान, पुरुष प्रधान, ऐसी कई सारी चीज़ों को हम देखते हैं। मेरे यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मोटिव्स का कहने का ये मतलब है कि यदि आपको एक अच्छी भूगोल की समझ होगी तभी आप अन्य जीएस के अन्य विषयों पर भी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जो कई बार बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग किस लिए है? एक साइंटिफिक रीज़न से हम देखें तो साइंटिफिक रीज़न कहता है कि एक मनुष्य का जो दिमाग है वो मूलतः आपको चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझने में उसे ज़्यादा सहूलियत होती है। और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ज्योग्राफी को पढ़ने का मूल जो आधार है वो है आपको वहाँ पर चित्रों के माध्यम से इसका एक समूल अध्ययन करना। हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर चित्र का होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब यदि आपको भारत के बारे में स्टडी करनी है तो भारत का मानचित्र, भारत की मिट्टी के बारे में जानना है तो कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी, यदि हम उसे मैप में बनाकर पढ़ने तो वो हमारे लिए आसान है। भारत की कौन कौन सी नदियाँ किन किन क्षेत्रों में कहाँ से उद्गम होती हैं, कहाँ वहाँ पे जाकर आपको मिलती हैं, ये भी मैप के थ्रू पढ़ा जा सकता है। खनिज संसाधनों का वितरण हो, आपको औद्योगिक क्षेत्रों का, कृषिगत क्षेत्रों का, मिट्टी का, वनों का, वन्य जीवों का, किसी भी प्रकार का वहाँ पे वितरण करना हो, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो वो आसान है। आसान कैसे है? चित्रों के माध्यम से। आप वहाँ पर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ते हैं, अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं, शहरों की अवस्थिति पढ़ते हैं, द्वीपों महाद्वीपों अक्षांश देशांतर के अंदर उनका विभाजन पढ़ते हैं। ये सारा कुछ कैसे संभव है? अगर आप इनको शब्दों के माध्यम से, किताबी ज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारा समय लग सकता है। लेकिन यही चीज़ अब चित्रों के माध्यम से मैप में जाकर अगर हम उसकी प्रैक्टिस करके स्टडी करें तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल में आज के जो टॉपिक हैं वो उसकी स्टार्टिंग से हैं। स्टार्ट कैसे हुआ? हम खगोलिकी लेते हैं, खगोलिकी सिक्के से एक से लेकर प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम इसके अलग अलग चरणों का इसमें अध्ययन करेंगे। देखेंगे किस तरीके से ब्रह्मांड की यहाँ पर उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात इसके बाद विश्व भूगोल है, भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल वहाँ पर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अध्ययन के रत आती हैं और इन सभी चीज़ों को हम चित्रों के माध्यम से स्टडी करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर भी हम आज समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखें तो हम खगोलिकी के अंतर्गत भी देखेंगे स्टार की कैसे उत्पत्ति होती है, सूर्य की अपनी परिक्रमाएं हैं, सौर मंडल इत्यादि के बारे में जानकारी है, वो भी सब समझेंगे। फिर इंडिया इत्यादि के मैपिंग के थ्रू इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान से। दूसरी चीज़, क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जैसा मैं कहते आया हूँ, हम एक डिटेल्स स्टडी करते हैं। हम इस तरीके की जो स्टडी लेकर आते हैं उसका एक जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि किस तरीके से आप लोगों के लिए जो 50, 60, 70 या 100 वीडियो में आप स्टडी कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जिसके लिए 4-5 बुक पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन्स भी आप स्टडी करते हैं, उन सभी चीज़ों का निचोड़ लाकर आपको 5, 6, 10, 50, 100
1000 वीडियो अगर आप पढ़ते हैं तो उनको 50 वीडियो में कैसे आप तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के तहत सभी टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर हम क्विक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। ये आपके एग्जाम में जब भी आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना होता है वहाँ पर ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कैसे किया जा सकता है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको लेना हो तो आप हमेशा क्विक रिवीजन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। हर एक सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। अब तक मैंने जो वीडियो बना चुके हैं आप लोगों ने देखा भी होगा। हमने पॉलिटी के 3 वीडियो बनाए हैं, आपका एनवायरनमेंट का एक वीडियो आ चुका है, बायोलॉजी का एक वीडियो आ चुका है और आपका लास्ट जो वीक है वो आधुनिक भारत का एक वीडियो गया है। तो अब तक हमने 4 सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन वीडियो बना लिए हैं। ये सभी आपकी प्लेलिस्ट में हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्विक रिवीजन वीडियो में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सारे वीडियो। पॉलिटी का क्विक रिवीजन वीडियो अलग है, उसके 3 वीडियो वहाँ पर बन चुके हैं। जिनको पॉलिटी के क्विक रिवीजन वीडियो के थ्रू वहाँ पर स्टडी करनी है, रिवीजन करना है, वो उसे देख सकते हैं। पॉलिटी क्विक रिवीजन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, वो 3 वीडियो बने हुए हैं, उनको आप जरूर जाकर देखिए। एग्जाम नज़दीक है जिनके, उन लोगों के लिए ज़रूर है, प्रेफरेबल है, उनको आसान हो जाएगा रिवीजन करना। दूसरा, एक और प्लेलिस्ट बनाई है क्विक रिवीजन वीडियो के नाम से, जिसमें आपको एनवायरनमेंट, आपका साइंस और साथ साथ आधुनिक भारत, ये वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। हम आज भूगोल को स्टडी करेंगे और इस भूगोल की स्टडी करने के बाद ये भी हम क्विक रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ढूंढने में जो होती है, कई बार होता है कि बहुत सारे वीडियो एक वीक में जाते हैं तो ढूंढने में समस्याएं आती हैं। इन समस्या का निदान आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाए। दूसरी चीज़ देखिए, आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके साथ ऐसा कोई है जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, रिवीजन की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर वीडियो को प्रेफर करें, वहाँ पर उसको शेयर करें और वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। उन बच्चों को भी वहाँ पर वो भी कहेंगे, उनके लिए भी काम आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप भी अपने स्तर पर ज़रूर करें, आपका सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। चलिए बात करते हैं, आज अपने टॉपिक को लेकर स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक पहलुओं के साथ साथ क्या है, हम उतना डिटेलिंग के संदर्भ में जो हम बाकी 50, 60, 70 क्लास में स्टडी करते हैं ना, उतनी डिटेलिंग के चक्कर में एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं जाएंगे। हम उन्हीं पॉइंट्स का यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, जो पॉइंट है महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से, उन्हीं चीज़ों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और आपको यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पर आपने लगभग जो टॉपिक यहाँ पर हमने छुए हैं वहाँ पे सब कुछ जो कि परीक्षा में पूछा गया हमने स्टडी कर ली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज जो ब्रह्मांड की स्थिति है, आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी किसका हिस्सा है? पृथ्वी हिस्सा है सौरमंडल का। और सौरमंडल किसका हिस्सा है? सौरमंडल हिस्सा है आकाशगंगा का। आकाशगंगा जो मंदाकिनी का आप जानते हैं। अब मंदाकिनी जो होता है वो क्या है, जो आकाशगंगा है वो क्या है, आगे चलकर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं। बहुत सारी आकाश गंगाओं का एक मिश्रण, जिसको एक कह सकते हैं कि उनका जो सम्मिश्रण है या उनको एकीकृत स्वरूप में हम उनको एक आकाश गंगाओं का पुंज बोलते हैं। और इन सभी आकाश गंगाओं की यहाँ पे पुंज को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की संज्ञा कहते हैं। तो विभाजन के स्तर पर आप पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पृथ्वी जो है एक अकेला ग्रह नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कई सारे ग्रह, कई सारी आकाशगंगाएं और कई सारी आकाशगंगाओं का एक यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए। ये सिद्धांत जो होता है इसे हम कई अलग अलग नामों से, कई अलग अलग चीज़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कुछ लोगों ने इसे नाम दिया बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। कुछ लोगों ने यहाँ पे स्फीत का सिद्धांत दिया। स्फीत जो बिग बैंग का जो थ्योरी का जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? लेमेंतेयर ने। किसने दिया? लेमेंतेयर ने। इसी तरह एक और सिद्धांत है स्फीत सिद्धांत, जिसे दिया था एलन गुथ ने। इसके अतिरिक्त एक सिद्धांत आया सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसको थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। और एक सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जिसे यहाँ पर एलन संडेजा ने दिया था। इन सभी सिद्धांत में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा चर्चा का एक विषय सिद्धांत रहा, वो था कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत की अपनी एक प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता है कि वहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने से पहले ये सिर्फ एक मटर के दाने के समान था, जिसमें इतना ज़्यादा घनत्व दाब था कि वहाँ पर उसके विस्फोट के पश्चात ये धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो विकसित हुआ है।
तो क्या ये ऐसा ही हुआ है? इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई? कैसे ये हम मान लें कि ये सही है? इसको लेकर कई सारे शोध हुए और वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर उन्होंने धीरे धीरे प्रयोगों और निष्कर्षों के माध्यम से इसे स्थापित किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कैसे हुआ। बिग बैंग सिद्धांत इसका सबसे सटीक आंसर है। इसको लेकर कुछ वर्तमान समय में आपने एक यूरोपीय एजेंसियों के द्वारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक एक मशीन को यहाँ पर आपने देखा, एक यहाँ पर स्थापित किया गया है जिसमें हिग्स बोसॉन की यहाँ पर खोज की गई है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत को लेकर। तो देखिए, जो बिग बैंग सिद्धांत है यहाँ पर समय, वस्तु और स्थान की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके पश्चात हुई है? बिग बैंग सिद्धांत के पश्चात हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है वो आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। इसके अतिरिक्त जो विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? हबल को। किसे कहा जाता है? हबल को विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड से संबंधित ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है उसमें है हाइड्रोजन और हीलियम। अर्थात ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो तत्व पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। आपके सूर्य में भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम ही दो सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक पुस्तक आई थी, स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी, जिसका नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास। इसके माध्यम से उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की प्रक्रियागत स्थितियों को वहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था और इसकी स्वीकार्यता इसकी प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से भी हम यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत की एक पुष्टि करते हैं, क्योंकि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव क्या है? एग्जाम्पल के स्वरूप आप एक गुब्बारे को लीजिए, गुब्बारे में वहाँ पर आप छोटे छोटे बिंदी बना दीजिए और उन्हें क्या हो रहा है, उस गुब्बारे को फुलाइए। गुब्बारे को फुलाने पर आपको पता चलेगा जो आपने बिंदियाँ पहले लगाई थी फुलाने से पहले, वो धीरे धीरे जैसे वहाँ पर गुब्बारा बड़ा होता जाएगा उनकी जो बिंदियाँ होती हैं एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव यही कहता है कि जिस तरीके से बिग बैंग सिद्धांत के पश्चात जो एक मटर के दाने के सदृश संरचना थी वो विस्फोट होने के पश्चात तेजी से वहां पर फैलती चली जा रही है और फैलने के दौरान हर एक चीज एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आती है, तारों और गैलेक्सियों के गति के अनुमान लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से? प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के माध्यम से ही हम तारों और गैलेक्सियों के यहाँ पे गतियों का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तेजी से वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। साथ ही एक यहाँ पर इनके गतियों के अनुमान लगाने को लेकर हबल ने एक वो कह सकते हैं कि जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस तरह की एक मशीनीकरण की प्रक्रिया लेकर आए, उसको उन्होंने नाम दिया हबल स्थिरांक। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हबल स्थिरांक का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं? तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिलता है तारों और गैलेक्सियों के गतियों का अनुमान लगाने के लिए, तो वो उसका सही आंसर होगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक रिचर्ड मैसी के द्वारा यहाँ पर इसका एक आधुनिक खगोल शास्त्र के जो जनक है उनको कोपरनिकस को बोला जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? कोपरनिकस। ये तो सारी चीज़ें होंगी कि ब्रह्मांड, गैलेक्सी, डार्क मैटर, यहाँ पर ये सारी उसकी खोज इत्यादि हो गई। लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो हिस्सा आप देख सकते हैं उसमें उससे कहीं ज़्यादा ऐसा हिस्सा है जिसे मनुष्य के द्वारा या हम यहाँ पर अन्य पदार्थों या जो भी आपके दूरबीन या अन्य चीज़ों के माध्यम से हम उसे देख नहीं सकते, और इसे बोला गया ब्रह्मांड का डार्क मैटर। डार्क मैटर होता क्या है? देखिए, डार्क मैटर में दो चीज़ें आती हैं। डार्क मैटर मूलतः अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो खोज किया, ये शब्द जो लेकर आया, जो इसकी संज्ञा या जिसकी चर्चा इन्होंने डार्क मैटर की सर्वप्रथम की, उनका नाम था जेम्स वॉटसन क्रोनिन ने डार्क मैटर को यहाँ पर कहा कि जो ब्रह्मांड में जो स्थिति है, जो ब्रह्मांड को आप देखते हैं, इसमें 96% आप चीज़ों को देख ही नहीं सकते। कितनी? 96% चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं, और इस 96% में 23% डार्क मैटर है और 73% डार्क एनर्जी है। ये किसका कहना था? जेम्स वॉटसन क्रोनिन का। इसके अलावा
रिचर्ड मैसी के द्वारा इसका त्रिआयामी नक्शा प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए उन्होंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक का प्रयोग किया। किसका नक्शा प्रस्तुत किया? डार्क मैटर का त्रिआयामी नक्शा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? रिचर्ड मैसी के द्वारा। और यहाँ पर इस नक्शे को यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, इस मैप को, इस त्रिआयामी प्रिंट को प्रस्तुत करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया, वो नाम ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त एक चीज़ यहाँ पर आती है कि कोबे योजना काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। कई बार इसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा भी करते हैं जब आप भूगोल पढ़ते हैं। कोबे योजना देखिए 1965 में इसके द्वारा प्रकाश के कण, जिसको हम फोटोन कहते हैं, फोटोन को लेकर यहाँ पर जो ये कोबे योजना लेकर आई, जिसमें विकिरण ऊर्जा का पैकेज या माध्यम है, इसकी यहाँ पर खोज की गई, उसको लेकर वहाँ पे चर्चा की गई, या फिर कह सकते हैं एक अध्ययन प्रारंभ किया गया जो फोटोन को लेकर यहाँ पर थी। तो कोबे योजना यहाँ पर ध्यान रखिएगा किससे रिलेट करती है? फोटोन से। और फोटोन क्या है कि विकिरण ऊर्जा का एक पैकेज होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है यहाँ पर आगे चलकर हम जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में, लार्ज हैड्रन कोलाइडर की। बिग बैंग सिद्धांत को जब प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी, जो सिद्धांत दिया गया कि मटर के दाने सदृश था, इसकी यहाँ पर आगे चलकर वर्तमान के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी पुष्टिकरण करने की कोशिश की गई और इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी विशाल संरचना यहाँ पर गठित की गई। ये जो संरचना थी इसे बनाया गया यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च के द्वारा। सर ने यहाँ पर एक कंपनी है, सर ने एक जो संस्था है उसके थ्रू यहाँ पर मिलकर इसको स्थापित किया गया, यूरोपियन कंपनी के द्वारा। स्थापित कहाँ किया गया है? जेनेवा में इसे लगाया गया है, काफ़ी नीचे इसे लगाया गया है, पहाड़ों के भी नीचे। और यहाँ पर वो उसी सिद्धांत को दोहरा रहे हैं। उसी सिद्धांत को दोहराने के दौरान एक नई खोज हो जाती है। खोज क्या हुई? एक नई खोज जो हुई है उसको उन्होंने नाम दिया हिग्स बोसॉन नामक एक गॉड पार्टिकल की खोज की गई। किसकी खोज हुई? एक नया सब पार्टिकल की यहाँ पे खोज की गई जिसका नाम हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन यहाँ पर दो सिद्ध वैज्ञानिकों का नाम है, एक का नाम पीटर हिग्स था, दूसरा हमारे बोसॉन, हमारे जो वैज्ञानिक थे भारतीय वैज्ञानिक, दोनों के सम्मिलित नाम से इसे हिग्स बोसॉन नाम दिया गया। इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये किस सिद्धांत को लेकर यहाँ पर लार्ज हैड्रन कोलाइडर यहाँ पर गठित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत को। स्थापित कहाँ है? जेनेवा में। कौन सी कंपनी यह संचालित कर रही है? तो वहाँ पर सर्न है। बेसिकली ये यूरोपीय एजेंसी है और इसके द्वारा ये रन की जा रही है। चलिए ये सब बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जो ब्रह्मांड से रिलेट करते हैं। देखिए जो मूल क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे हम वहाँ पर ध्यान देते रहिए। मूल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है भूगोल में आपके विषय वस्तु को लेकर, वहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को समझने के लिए किस सिद्धांत का हम प्रयोग कर सकते हैं? सापेक्षता के सिद्धांत को अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है दिक्काल की वक्रता। क्या माना जाता है? दिक्काल की वक्रता। किसे माना जाता है? माना जाता है आपको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में, उसके सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को दिक्काल की यहाँ पर वक्रता माना जाता है। इसके अतिरिक्त सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप सबको पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन के आविष्कारक सीडी एंडरसन हैं। टेलीस्कोप का निर्माण सबको पता है, गैलीलियो के द्वारा किया गया। पार्सेक आपको पता है, पार्सेक का प्रयोग किस संदर्भ में हम करते हैं? खगोलीय दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है? पार्सेक है। और इसके द्वारा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर की दूरी को मापा जा सकता है। किसके माध्यम से? पार्सेक के माध्यम से हम यहाँ पर ये दूरी माप सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया इन सारे ब्रह्मांडों के बारे में। अब बात करते हैं निहारिका और आकाशगंगाओं की, क्योंकि जो ब्रह्मांड की निर्माण हुआ है, जो ब्रह्मांड बना है, वो आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है। ऐसी स्थिति में आकाशगंगाओं के बारे में आपको जानना जरूरी है। आकाशगंगाएं क्या हैं, कैसे मिलकर बनती हैं, इनकी अपनी क्या भूमिका है और ये किस तरीके से हमें प्रभावित करती हैं, पृथ्वी यहाँ पर कहाँ आती है, इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए यहाँ पे प्रकाश पुंज या जिसको हम निहारिका कहते हैं, लैटिन में इसको हम नेबुला कहते हैं। क्या? निहारिका को हम नेबुला कहते हैं। यहाँ पर ये जो नेबुला होते हैं ये हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से। ये साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिए, ये घने गैसीय पिंड से इनके तारों का निर्माण होता है।
जब धीरे धीरे जो गैस होती है वो सघन होना शुरू होती है तो वो ठोस होती है और वो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, वो गैसीय पिंड बनते हैं और ये तारों का यहाँ पे निर्माण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो आपके जो गैस होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, आपके केंद्रित होना शुरू हो जाती हैं, फिर तारों का निर्माण होता है। ये तारें फिर धूल कण एवं गैसों के तंत्र के रूप में आकाशगंगा या मंदाकिनी का स्वरूप लेती हैं। मंदाकिनी का एक जो स्वरूप है जिसे हम वहाँ पर कहते हैं मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी है वो 24 आकाश गंगाओं के एक पुंज के रूप में भी यहाँ पर काम करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो मंदाकिनी का जो आकार है वो कैसा है, सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मंदाकिनी नामक आकाशगंगा वो किस आकार की है, तो वहाँ पे ध्यान रखिए सर्पिल आकार की मंदाकिनी जो है आकाशगंगा वो सर्पिल आकार की है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ ध्यान रखना है, इसकी अपनी 3 घूर्णन भुजाएं हैं, अर्थात जो चक्कर लगाती हैं उसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 घूर्णन भुजाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र में, यहाँ पर किसके केंद्र में, इस आकाशगंगा के केंद्र में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको उसको बोलते हैं बल्ज। बल्ज के केंद्र में ही आपको पाया जाता है क्वासर और क्वासर के केंद्र में पाए जाते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा और अभी जानेंगे, थोड़ी सी और डिटेलिंग यहाँ पे करेंगे क्योंकि ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। इसके बारे में जानने, इसके बारे में बहुत सारी खोज हो रही है, तो ब्लैक होल के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक होल का निर्माण होता है। मंदाकिनी आकाशगंगा की जो आयु है वो 12 अरब वर्ष है इस समय। साथ ही साथ एक चीज़ है कि हमारी जो सौरमंडल का है, हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी नामक आकाशगंगा की मध्यवर्ती घूर्णन जो भुजा है उसमें यहाँ पर ये स्थित है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का जो चक्कर है वो 25 करोड़ वर्ष में लगाती है। ठीक है, हमारा जो सूर्य है वो मंदाकिनी के केंद्र का जो चक्कर है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। हमारा जो सूर्य है वो मंदाकिनी के केंद्र का जो पूर्ण एक चक्कर है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करेगा। इसके तारों का जो जन्म होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि तारों का जन्म मंदाकिनी की किस भुजा में होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तीसरी जो घूर्णनशील भुजा होती है वहाँ पर तारों का जन्म होता है। मध्यवर्ती भुजा में हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे वो वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा तीसरी जो आपकी है, जो नए तारों की जो उत्पत्ति होती है वो आपको तीसरी जो घूर्णनशील भुजा है वहाँ पर होती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है? ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व का कार्य करता है ब्लैक होल। कौन करता है? ब्लैक होल वहाँ पर काम करता है। वही जो होता है आपके गुरुत्वाकर्षण कारण सभी को अपने साथ वहाँ पर जोड़े रखता है, वो चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण ना हो तो सब चीज़ क्या होंगी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती और फैलती चली जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक्स किरणों के रूप में जो आपका ब्लैक होल में यदि कोई जो तत्व होता है, तारे होते हैं, ग्रह होते हैं जो नष्ट होते हैं, वो वहाँ पर नष्ट होने के दौरान क्या छोड़ते हैं, एक्स किरणें वहाँ पर उत्सर्जित करते हैं। सौरमंडल के सर्वाधिक नज़दीक का जो तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो सौरमंडल के सर्वाधिक जो नज़दीक जो तारा है, सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। दूसरा तथ्य ध्यान रखना है, मंदाकिनी के सर्वाधिक नज़दीक आकाशगंगा, मंदाकिनी के सर्वाधिक नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। कौन सी? एंड्रोमेडा। और तीसरा, ये आप जानते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का जो तारा है वो है सूर्य। तो पृथ्वी के नज़दीक जो सबसे नज़दीक जो तारा है उसे हम कहते हैं सूर्य। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है सेंटोरस। कौन सा है? सेंटोरस। इसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। सबसे कम तारे हैं हाइड्रा में 68। कुल तारामंडल की संख्या 88 है और ये निर्धारित किसने किया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। तारों के समूह को नक्षत्र बोला जाता है। पृथ्वी के चतुर्दिक नक्षत्रों की संख्या 27 है। कितनी? 27। एग्जाम्पल के रूप में मेघा, स्वाति, रोहिणी नक्षत्र है, आषाढ़ नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है। ऐसे 27 अलग अलग नक्षत्र होते हैं जो कि हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है समटाइम, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, पंडित इत्यादि जो इसे बहुत देखते हैं, आपका किसी प्रकार का अनुष्ठान या प्रयोजन होता है तो वहाँ पर इसको लेकर किसी का कौन सा नक्षत्र है वो ज़रूर इसका आकलन करते हैं। तो यहाँ पर कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो ऐसे 12 तारा समूहों से गुजरती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम वहाँ पे राशि चक्र कहते हैं। तो अलग अलग 12 राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी?
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ, मीन, ऐसी 12 राशियां होती हैं। सबकी यहाँ पर अलग अलग राशियां होती हैं। ठीक है, आपकी अपनी एक राशि होगी। तो यहाँ पर ये जो 12 राशियां होती हैं वो कौन होती हैं? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो 12 अलग अलग तारा समूहों को से गुजरती है और उन्हीं को ये बोलते हैं राशि चक्र कहते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी के सबसे शीतल तथा सबसे चमकीले तारों का क्षेत्र कौन सा है? क्या कहा जाता है? एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मंदाकिनी के सबसे शीतल तथा चमकीले तारों के समूह या क्षेत्रों को हम कहते हैं ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। क्वासर्स की अभी हमने चर्चा की थी, जो कि आपके मंदाकिनी के केंद्र बिंदु में पाए जाते हैं। क्वासर्स जो होते हैं वो आपके तारावत रेडियो स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? तारावत रेडियो स्रोत जो होते हैं उनको हम क्वासर्स कहते हैं। ये आपको 4 से 10 यहाँ पे अरब प्रकाश वर्ष की ये दूरी पर आपका स्थित है। पल्सर न्यूट्रॉन तारे को कहते हैं। पल्सर किसे कहते हैं? हम न्यूट्रॉन तारों को हम पल्सर कहते हैं। ये एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगे कौन उत्पन्न करते हैं? न्यूट्रॉन तारे हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। कौन सा है? साइरस। क्वासर्स सभी आकाश गंगाओं से अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो कौन करते हैं? क्वासर्स करते हैं, जो सभी आकाश गंगाओं से ज्यादा करते हैं। धूल तारे के पास सप्तर्षि और सोप्रिया नामक तारा, ध्रुव जो तारा है जो कि आपको उत्तरी दिशा में आपको दिखाई देता है, यहां पर इस ध्रुव तारे के पास 2 तारामंडल हैं। एक का नाम है सप्तर्षि, दूसरे का नाम है सोप्रिया। इसको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सप्तर्षि जो होती है उसका जो चिन्ह है, अर्थात सप्तर्षि जो तारामंडल है वो प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देता है, क्योंकि उसके जो तारे हैं वो आपको उसी आकार में सम्मिलित हैं, उसी आकार में आपको दिखाई देते हैं। एक्स किरणों की जो खोज की थी वो रोंटजन ने की थी। किसने की है? रोंटजन ने की है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो देखा ब्रह्मांड, उसके बाद निहारिकाएं और आकाशगंगा के बारे में देख लिया। अब चलिए बात करते हैं किसी भी तारे के निर्माण प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से उसका गठन होता है, किस तरीके से उसका निर्माण होता है। तो देखिए, आकाशगंगा की तीसरी भुजा में जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं इसे हम स्टेलर नेबुला कहते हैं। ये जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टेलर नेबुला है, ये हीलियम और हाइड्रोजन का बना है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसीय पिंड जो होते हैं, केंद्र इनका सघन हो जाता है और ये भ्रूण तारे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक भ्रूण तारे का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू होता है और फिर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है आपका तारे के रूप में निर्माण होता है। नाभिक का निर्माण जो होता है फिर आगे चलकर अधिक दाब और ताप के कारण जो होता है ये तारे की संज्ञा बन जाती है। तो आगे चलकर एक हम यहाँ पर स्टार जनरेट करते हैं, एक आपका एवरेज स्टार यहाँ पर आपका बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल संपीड़न उत्पन्न करता है, दूसरा बल इसमें संलयन उत्पन्न करता है। कई समय तक इन दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित रहता है और उसके पश्चात यहाँ पर हम देखें तो हजारों वर्षों के संतुलन की स्थिति में रहने के पश्चात ये तारों का तत्वीय संगठन, इसमें हाइड्रोजन 70%, हीलियम 25%, 28%, कार्बन 1.5%, नियान, नाइट्रोजन 0.5%, लौह तत्व इत्यादि होते हैं। आगे चलकर ये कन्वर्ट होता है रेड जायंट में। किसमें कन्वर्ट होता है? रेड जायंट में, रक्त दानव जिसे हम कहते हैं। इसमें देखिए, इसके क्रोड में हीलियम जो होता है वो की प्रधानता हो जाती है। बाह्य कवच पर हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होता है। ऊर्जा विकिरण जो होता है वो घट जाती है। तो मूलतः होता क्या है? हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हीलियम कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता है। हीलियम की मात्रा ज़्यादा होती जाती है, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती चली जाती है और एक टाइम के बाद जब आपका हाइड्रोजन पूरा केंद्र में संलयित हो जाता है तो उसके बाद वो जो बाहरी परत पर आपका हाइड्रोजन था वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इस स्थिति में जब आपके केंद्र में जो आपके हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होता है और बाहरी जो परत में आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना शुरू होता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है, वहाँ पे जो संरचना दिखाई देती है वो रेड जैसी कलर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए उसे हम कहते हैं रेड जायंट। तो यहाँ पर ये ऊर्जा विकृत होती है। यहीं पर एक हमारे वैज्ञानिक रहे हैं एस चंद्रशेखर, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है चंद्रशेखर सीमा, उसके बारे में समझ लीजिए। एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान पे सौत जो श्वेत बौने
के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो उनके अनुसार कहना है कि कोई भी जो आपका तारा होता है उस तारे का अगर द्रव्यमान यहाँ पर 1.44 सौर द्रव्यमान है तब तो वो ठीक है। वो उसके अगर यहाँ पर हम काम करें उतना या उससे कम है तो वो आगे चलकर वो तारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वहाँ पर वो उससे ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो वहाँ पर फिर आगे चलकर तो पहली वाली संरचना में ये वाली बनेगी, श्वेत वामन यहाँ पर आपका बनेगा। अगर इसका द्रव्यमान जो होता है 1.44 सौर द्रव्यमान से कम होगा या उतना बराबर होगा। यदि इससे ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पर फिर ये वाली परिघटना शुरू हो जाएगी। तो ये परिघटना कौन सी है, एट द लास्ट ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो है अंतर है, ठीक है। और अंतर किस आधार पर आता है, उसका द्रव्यमान, जो पिंड है उसका द्रव्यमान या जो तारा है उसका द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1.44, इसको ध्यान रखिएगा, 1.44 सौर द्रव्यमान। इसके बाद इसे चंद्रशेखर सीमा हम इसे कहते हैं, किसे 1.44 सौर द्रव्यमान की सीमा को ही हम क्या कहते हैं, आपको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब लाल दानव का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा तो ये है आपका बाह्य कवच तुरंत लुप्त हो जाएगा, क्रोड जो होगा वो संकुचित हो जाएगा, ताप अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, हीलियम के नाभिक संलयित होकर के आपको आगे चल करके कार्बन में परिवर्तित हो जाएंगे और इसके कारण कम ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होना शुरू हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक श्वेत वामन तारे का निर्माण हो जाएगा। तो ये सारी जो परिघटनाएं हुई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कि यहाँ पर आपकी ऊपरी परत खत्म, यहाँ पर बाकी जो आपका केंद्र था, क्रोड था, वहाँ पर भी धीरे धीरे वो कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। और जब कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा तो ऊर्जा जो आप लगातार संलयन के कारण जो ऊर्जा उत्तेजित हो रही थी, बाहर निकल रही थी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और उसी ऊर्जा के कम होने की स्थिति में वो तारा कैसा दिखने लगेगा, श्वेत वामन की स्थिति में आ जाएगा। श्वेत वामन के समान एक दीप्त होगा। और श्वेत वामन का ये सर्वप्रथम प्रथा किसके द्वारा लगाया गया था, श्वेत वामन तारे का सर्वप्रथम जो प्रथा लगाया गया था वो लगाया गया था RH फाइबर के द्वारा। किसके द्वारा, RH फाइबर के द्वारा ये पता लगाया गया। इसके बाद देखिए श्वेत वामन तारे की स्थिति से के बाद यहाँ पर होता है कि श्वेत वामन तारा कैसा है, एक जीवाश्म तारा है, कार्बन वहाँ पर आता है। ये आगे चलकर क्या होता है, इसमें इसका प्रकाश का उत्सर्जन आगे चलकर ये भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा, सघन होगा और काला हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बौना तारा, जो कि यहाँ पर आगे चल के लुप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लैक होल की घटना इसमें नहीं घटित होगी। लेकिन दूसरी परिघटना आती है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा की परिघटना। देखिए यहाँ पर रेड जायंट तक यहाँ पर भी चीज़ें ऐसी रहेगी, बस यहाँ का जो तारे का जो द्रव्यमान है पहले वाले से ज़्यादा होगा। यहाँ पे सुपर रेड जायंट बनता है, बड़ा तारा यहाँ पे बनेगा और बड़ा तारा आगे चलकर क्या घटित होगा, एक सुपरनोवा की परिघटना। तो सुपरनोवा क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए सुपरनोवा में ऐसे तारे जो सूर्य से कई गुना द्रव्यमान में भारी और रक्त दानव अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं, ठीक है। जो सूर्य से क्या होंगे, हमारे जो सूर्य से कई गुना भारी, कम से कम 3 गुना भारी होते हैं, ऐसे को जब वो रेड जायंट के रूप में कन्वर्ट हो चुके होते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्रोड जो होता है, इनका क्रोड अर्थात जो केंद्र बिंदु होता है वो अत्यधिक क्या हो जाएगा, आपका गुरुत्व के कारण सिकुड़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी। क्रोड का जो हीलियम होगा वो कार्बन में परिवर्तित होगा, कार्बन लोहे में परिवर्तित होगा और नाभिकीय संलयन समाप्त होगा। नाभिकीय संलयन समाप्त होने से एक घटना हो जाएगी, जो इसका मध्यवर्ती जो परत होगी, जो मध्यवर्ती परत होगी वो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके केंद्र में जाकर वहां पर टकराएगी और ध्वस्त हो जाएगी। इसके जैसे ही वो दोनों के टकराएंगे तो उससे एक बहुत तेजी से बहुत बड़ी एक ऊर्जा निकलेगी और वो जो निकली हुई जो ऊर्जा होगी वो इस तारे की जो सबसे ऊपरी परत होगी उसको भी वहां पर वो उड़ा देगी, उसको भी वो नष्ट कर देगी। और ऐसी स्थिति में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होगा जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और इस सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात यहाँ पर कुछ प्रघात लहरें निकलेंगी। विस्फोट के पश्चात यहाँ पर देखिए तो ये लहरें यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, विस्फोट के पश्चात जो निकलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको तीव्र यहाँ पर मेघ निकलेंगे और यहाँ पर आगे चलकर एक न्यूट्रॉन तारे का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये सुपरनोवा था, इसके अंदर आपका हीलियम था और हाइड्रोजन था, कन्वर्ट हुआ हीलियम में, हीलियम जो कन्वर्ट हो गया कार्बन में, कार्बन में कन्वर्ट होने के बाद संलयन धीरे धीरे बंद होगा। बंद होने के बाद आपकी इसकी जो मध्यवर्ती परत होगी वो उसके केंद्र में यहाँ पर टकराएगी। टकराने के पश्चात जो सबसे ऊपरी परत होगी वो भी वहाँ पर विस्फोट से उड़ जाएगी और जैसे ही विस्फोट से उड़ेगा तो साथ साथ वहाँ पर क्या होंगी, कुछ प्रघाती लहरें, कुछ मेघ पुंज भी वहाँ पर साथ साथ निकलेंगे। सुपरनोवा जो विस्फोट की घटना हुई उसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और जो
आकाश जो पुंज निकलेगा, मेघ पुंज, जो बादल के घने या चीज़ें निकलेंगी, उससे आगे चल के क्या निर्माण हो जाए, एक तरफ आपके न्यूट्रॉन तारे का निर्माण हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन तारा यहाँ पे बन गया है। अब न्यूट्रॉन तारा आगे चल के क्या करता है, ये ब्लैक होल कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर देखिएगा। सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न अपने ये जो न्यूट्रॉन तारे हैं, ये अपने अक्ष पर यहाँ पर प्रति सेकंड बहुत तेज़ी से यहाँ पे गति करते हैं। 30 से अधिक बार ये घूर्णन करता है और साथ ही साथ क्या करता है, तीव्र रेडियो तरंगों का भी यहाँ पर विसर्जित करता है। इसे हम पल्सर भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे को अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहते हैं, पल्सर भी कहते हैं। आगे चल के जो ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन कणों का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो तारा था उसका जो पूरा जो द्रव्यमान था बिखरा हुआ, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर वहां पर संकलित हो जाएगा। एक बिंदु पर जैसे मटर के दाने की तरह वो संलयित हो जाएगा दाब और ताप के कारण, और जिसे यहाँ पर हम कृष्ण विवर कहेंगे या ब्लैक होल्स की घटना कहेंगे, वो जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपरिमित वहां पर आगे चलकर यही न्यूट्रॉन तारा कन्वर्ट किस में होने लगेगा, आपके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर गुरुत्वीय शक्ति अधिक होने के कारण प्रकाश का जो पलायन है वो नहीं हो पाता है, ब्लैक होल का निर्माण होगा। और यहाँ पर ये आगे चलकर इसके क्रोड में निहित जो भी आपका कह सकते हैं द्रव्यमान है, वो उसके निर्भर करेगा कि ब्लैक होल किस पर निर्भर करेगा, ब्लैक होल बनेगा कब, ब्लैक होल निर्भर करेगा जब आपके सूर्य का जो द्रव्यमान है या जो तारा है वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो। बहुत छोटे तारों के संदर्भ में वो क्या होगा, एट द लास्ट यहाँ पर सुपरनोवा विस्फोट इत्यादि नहीं होगा, वो बल्कि ब्लैक एक वामन तारे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो वो सुपरनोवा विस्फोट होगा, आपका न्यूट्रॉन तारे बनेंगे और ब्लैक होल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही ये सारी चीज़ें कह रहा है। यहाँ पे कृष्ण विवर की घटना होगी, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने से प्रकाश यहाँ पे पलायन नहीं कर पाएगा, ब्लैक होल का निर्माण होगा। उसके पश्चात यहाँ पर क्रोड में निहित द्रव्यमान पर यह निर्भर करेगा कि किस तरीके से ब्लैक होल बनेगा कि नहीं बनेगा। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होगा, ये वहीं पर आपके ये ब्लैक होल्स बनते हैं और विघटित होकर ये ब्लैक होल्स बन जाते हैं। तो वो सारी ये परिघटना आप देखते हैं, ये 2 तरीके के 2 चरणी हैं यहाँ पर आप देखते हैं। एक में क्या हो रहा है, तारे हैं, एवरेस्ट स्टार बनेगा, रेड जायंट, फिर उसके बाद आपके एक नेबुला का यहाँ पे निर्माण होगा, कन्वर्ट होगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा और आपका लास्ट फिनिश्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैसिव स्टार बनेगा। मैसिव स्टार रेड जायंट में भी रेड जायंट, सुपर रेड जायंट बनेगा, सुपरनोवा विस्फोट, नेबुला एंड ब्लैक होल्स। तो ये पूरी परिघटना होती है, एक तारे का निर्माण किस तरीके से होता है और एट द लास्ट उसकी संतति कहाँ होती है, कहाँ पे समाप्त होता है, ये पूरी घटना ब्रह्मांड के स्तर पे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी यहाँ पर चर्चा करते हैं, फिर इस टॉपिक को समाप्त करके हम सूर्य की तरफ आते हैं, सूर्य ग्रह उपग्रहों के बारे में स्टडी करते हैं। निष्कर्ष देखिए, न्यूट्रॉन तारे की जो खोज की थी यहाँ पर मिस जोकलिन ने की थी। ब्लैक होल की सर्वप्रथम जो खोज की वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा की गई। इसके अलावा खुली आँख से यहाँ पर आपको आकाशगंगा जो तारे आप देख सकते हैं, उन संख्याओं की संख्या 20,000 है। कई बार आप अगर आप गर्मी के दिनों में अगर आप ऊपर देखते हैं आकाश की तरफ तो बहुत सारे आपको तारे दिखाई देते हैं, जो काउंटलेस बताता है कि आप खुले आंखों से 20,000 तारों को देख सकते हैं। इसके बाद तारों के रंग जो होते हैं से हम उनके तापमान को भी ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 4.96 करोड़ किलोमीटर है, ये सब आप जानते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया, आपने ब्रह्मांड, निहारिका, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, ये सब के बारे में तो अध्ययन कर लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के दूसरे पड़ाव पर और हमारी जो पृथ्वी है उसकी ऊर्जा और स्रोत के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में, अपने सौर मंडल के बारे में, किस तरीके से इनका निर्माण हुआ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। देखिए, जो सूर्य है सौर मंडल का केंद्र है। क्या है, सौर मंडल का हमारे केंद्र है सूर्य। ऊर्जा का स्रोत है, जो भी सारी चीज़ें पृथ्वी पर आज उत्पत्ति हैं, जो भी चीज़ें विकसित हो पाई हैं, उसका जो मूल केंद्र है, ऊर्जा जो चाहिए थी वो हमें किससे मिल रही है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। मध्यम आयु का तारा है, अर्थात अपनी एज में मीडियम एज पे आ चुका है। इसका जो व्यास है 13.84 लाख किलोमीटर है। केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है इसमें जो होता है 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है और 2% अन्य नाभिकीय तत्व हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से यहाँ पे प्रति सेकंड यहाँ पर ऊर्जा करीब 40 लाख टन ऊर्जा ये उत्पन्न करता है। साथ ही इसकी जो वर्तमान आयु की हम बात कर रहे हैं 4.7 अरब इसकी आयु है और इसकी जो टोटल आयु की जो बात की जा रही है 10 अरब वर्ष है। ठीक है, इसीलिए इसे मध्यम तारा, मध्यम आयु वर्ग का कहते हैं कि अपनी 10 अरब आयु वर्ष में ये 4.7 अरब आयु वर्ष कंप्लीट कर चुका है, लगभग अपने आधे पड़ाव पर आ चुका है।
इसके अतिरिक्त सूर्य के केंद्र का जो व्यास है वो 3.48 लाख 3.48 लाख किलोमीटर है तथा लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका आपका सूर्य के केंद्र का तापमान भी है। इसके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश को सूर्य को हम इसके 3 अलग अलग मंडल में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसकी सतह से लेकर उसके आगे तक के। एक होता है प्रकाश मंडल, दूसरा है यहाँ पर वर्णमंडल, तीसरा है कोरोना में से हम विभक्त कर सकते हैं। सूर्य के धरातल के प्रकाश मंडल का जो तापमान हो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य पर एक टॉपिक आता है सौर कलंक को लेकर, कई बार क्वेश्चन आता है। सौर कलंक के बारे में कई बार आपके न्यूज़ में चर्चा आती है। जो सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। और सौर कलंक मूलतः क्या है? सूर्य के अलग जो पूरा सूर्य है उसका जो बाहरी परत है वहाँ पर जो अन्य क्षेत्रों का जो तापमान है, पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में तापमान कम होता है और वो कम जो क्षेत्र है वो काला दिखाई देता है, जिसे हम सौर कलंक की संज्ञा देते हैं। यहीं पर बताया गया है कि सौर कलंक इसी मंडल पाए जाते हैं। किस मंडल पे? आपके प्रकाश मंडल पे पाए जाते हैं। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य के वायुमंडल को यहाँ पर वर्णमंडल की संज्ञा दी गई है। ये 2 से 3 हजार किलोमीटर तक ऊंचाई के क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे ये आपका क्रोड हो गया, सबसे आपको जो ये रेड है क्रोड हो गया। इसके बाहर का जो जोन है यहाँ पर ब्लू वाला सेक्टर आप देख सकते हैं, ये रेडिएशन इनका जोन होता है। इसके बाद जो आपका ग्रीन वाला यहाँ पे आप पोर्शन देख रहे हैं ये इसका कन्वेक्शन जोन है। इसके बाद जो आपका फिर यहाँ पर आप देखें तो ये रेड वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर आपका जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, ये इनका प्रकाश मंडल का एरिया है। रेड के बाद आप फिर यहाँ पर देखें तो ब्लैक वाला जो एरिया है ये इनका क्रोमोस्फेयर अर्थात वर्णमंडल की संज्ञा हम इसे देखते हैं। और सबसे जो बाहरी परत है इसे हम कोरोना, जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कोरोना कहते हैं। तो सूर्य का जो हम पूरा आवरण की अगर आप चर्चा करें तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। क्रोड से लेकर के एट द लास्ट कोरोना के स्तर पर हम इसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सौर कलंक जो आपको पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? प्रकाश मंडल की स्थिति में पाया जाता है। वर्णमंडल जो होता है सूर्य का जो वायुमंडल है इसे 2000 से 3000 किलोमीटर तक का एरिया है। और सौर ज्वालाएं जो उठती हैं, जो बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं, सौर ज्वालाएं जो सूर्य से उठती हैं वो इसी क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो सौर ज्वाला कहाँ पाई जाती हैं? आपकी वर्णमंडल पे पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो गति होती है सौर ज्वाला की वो 800 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वर्णमंडल का जो प्रारंभ है वो प्रकाश मंडल की ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो इनका प्रारंभ कहां से होता है? जब प्रकाश मंडल में जिस क्षेत्र में जो हाइड्रोजन की ऋणात्मक मात्रा कम हो जाती है वहां से ये स्टार्ट हो जाता है आपका वर्णमंडल। बात करते हैं कोरोना का, जो ब्लू वाला पार्ट है सबसे बाहरी जो पार्ट है कोरोना, ये वर्णमंडल के ऊपर विस्तार, इसका विस्तार होता है कई मिलियन किलोमीटर तक का होता है कोरोना का। इसमें जो सौर पवन होती हैं, सौर पवनें जो चलती हैं वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही रेडियो तरंगे भी यहाँ पे इस क्षेत्र से निकलती हैं। सूर्य के ध्रुवीय भागों में इस मंडल में छिद्र पाया जाता है। किस मंडल में? ये चीज ध्यान रखें, सूर्य के किस मंडल में के वहां पर छिद्र पाया जाता है? तो कोरोना मंडल में वहां पर इसके ध्रुवीय भागों में छिद्र भी पाया जाता है जिसे हम कोरोना होल भी कहते हैं। तो ये आपकी सूर्य होगा, उसकी संरचना हो गई और वहां पर उससे संबंधित आपने जानकारी देखी। अब सूर्य से संबंधित कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली चीज देखिए तो सौर परिभ्रमण है। ठीक है, सौर परिभ्रमण, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर 24.47 दिन में एक घूर्णन कर लेता है। सूर्य अपने अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, या 60 डिग्री का अक्ष यहाँ पर अपने सूर्य अपने अक्ष पर 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। सौर कलंक के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, सौर कलंक क्या है? सूर्य के कम तापमान वाले क्षेत्र। ठीक है, सूर्य के कम तापमान वाले क्षेत्र, कम तापमान कितना कम? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाकी क्षेत्रों से कम होता है सौर कलंक का तापमान। सूर्य के 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यहां पर सौर कलंक पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 40 डिग्री के मध्य यहां पर सौर कलंक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ब्रा जो क्षेत्र है, जो सौर कलंक होता है उसका एक पार्ट होता है अम्ब्रा। अम्ब्रा कहते हैं उसके काले आंतरिक भागों को, जबकि इसके पेनम्ब्रा जो होता है वो आपके इसके बाहरी भागों को जो अपेक्षाकृत कम काला होता है उसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। तो सौर कलंक के 2 पार्ट हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा जो होता है वो आपका ज़्यादा यहाँ पर काला भाग होता है, आंतरिक भाग को कहते हैं, और पेनम्ब्रा इसके बाहरी भाग को कहते हैं जो कि यहाँ पे कम काला होता है। इसके अतिरिक्त सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर के कुछ माह तक भी होता है,
कुछ घंटे से कुछ माह तक होता है। और ये आते कब हैं? तो 11.1 वर्ष के समयांतराल पर ये लगभग आपको दिखाई देते हैं। कितने? 11.1 वर्ष के समयांतराल पर लगभग दिखाई देते हैं, जिसे ये कहते हैं सौर चक्र। तो सौर कलंक के आने की दोबारा मतलब आने की जो घटना है उसको हम कहते हैं सौर चक्र। एक बार पूरा होने के बाद दूसरी बार जब आएगा तो पूरे अवधि में जितना समय लगा उसको हम सौर चक्र कहेंगे। सौर कलंक के समय चुंबकीय क्षेत्र 100 से 4000 गेज का होता है। कितना? 100 से 4000 गेज का होता है। सौर कलंक पृथ्वी पर जलवायु की दशा, जेट स्ट्रीम, अल नीनो की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और इसीलिए सौर कलंक जब भी होता है, जब भी इस परिघटना की बात होती है तो उसके बारे में लगातार न्यूज़, नासा और इन प्रकार की जो एजेंसियां होती हैं वो चर्चा करना प्रारंभ कर देती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के आयन मंडल में उथल पुथल, चुंबकीय तूफान, रेडियो संचार में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो भी सौर कलंक के कारण ही होती हैं। यहां पर सौर पवनें भी आपको मैंने पढ़ाया था। सौर पवनें भी कहां उत्पन्न होती हैं आपको उसके बारे में यहां पर वर्णमंडल की चर्चा की, तो वहां पर देखें सौर पवनें 400 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये उत्पन्न होती हैं, या इनकी गति है। इनका घनत्व 2 से 10 आयन प्रति घन सेंटीमीटर होता है और इनके कारण पृथ्वी के आयन मंडल की आयनीकृत गैस की परत का ह्रास हो जाता है और इस घटना को बोला जाता है रेडियो फेड आउट। ठीक है, तो रेडियो फेड आउट अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रेडियो फेड आउट क्या है, जब सौर पवनों के कारण पृथ्वी के आयन मंडल की आयनीकृत गैस की परत का ह्रास हो जाए तो उसे हम कहते हैं रेडियो फेड आउट। इसके अलावा अरोरा की घटना आपने सुनी होगी। अरोरा क्या होता है? अरोरा होता है ब्रह्मांड की जो किरणें हैं, सौर पवनें तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के बीच घर्षण के कारण पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनें और पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के बीच संघर्ष के कारण पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अरोरा कहा जाता है। यह अरोरा दोनों जगहों पर उत्पन्न होगा। ठीक है, अरोरा की जो उत्पत्ति है यह आयन मंडल पे होती है। जब इसके उत्तरी भूचुंबकीय ध्रुव के ऊपर जब यह घटना होती है तो इसे बोला जाता है अरोरा बोरियालिस। क्या बोला जाता है? अरोरा बोरियालिस। और जब यही घटना दक्षिण भूचुंबकीय ध्रुव के ऊपर होती है जिसे बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो यहां पर सूर्य से संबंधित कुछ चीजों के हमने यहां पर देखा। सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सौर कलंक का तापमान कितना होता है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा, सूर्य का नया सौर कलंक चक्र कब है, तो लेटेस्ट जो हुआ था 5 जनवरी 2008। इसके बाद सौर चक्र की खोज किसने की, तो सैमुअल हेनरिक श्राबे ने 1843 में की। इसके अतिरिक्त सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी व नासा का संयुक्त अभियान, ठीक है, उसका नाम है यूलिसिस है, जो कि यहां पे सूर्य के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। इसके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश से अदृश्य किरणें कौन कौन सी निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें। सूर्य के प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण की स्थिति को क्या कहा जाता है? संक्रांति। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है तो उसे कहा जाता है संक्रांति। आप मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं जब वो मकर राशि के अंतर जाता है। इसी तरह सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले बताया गया किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। तो यहां पर हमने देख लिया कि सूर्य से संबंधित जानकारी हमने यहां पर देख ली। तो भौगोलिक जानकारी तो हम कर ही रहे हैं, अब थोड़ी सी यहां पर साइंस भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे और जब आप ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे ग्रह संबंधी कुछ नियमों की भी चर्चा करते हैं। तो ग्रहों संबंधी कुछ नियम को देखिए जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। सबसे पहली चीज़, केपलर के द्वारा ग्रह संबंधी 3 नियम दिए गए, ठीक है, और ये नियम दिए गए थे 1571 में। पहला नियम दिया गया जिसे आपको कक्षाओं का नियम भी वो कहते हैं। इसमें कहा गया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। दूसरा नियम उन्होंने दिया क्षेत्रफलों का नियम। इसके अनुसार ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, ठीक है। जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम, तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र ग्रह उपग्रहों से रिलेटेड है, इसलिए इस साइंटिफिक रीजन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जब साइंस को यहाँ पर
क्योंकि ये खगोलिकी है, खगोलिकी में थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो थोड़ा सा आपकी जानकारी, इसमें साइंस से रिलेटेड भी जानकारी ज़रूर समावेशित होती है। इसके बाद जब भौगोलिक स्थिति में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको लाभदायक होंगी। तो साइंस और भूगोल का मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम कहता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। सीधी सी बात है, अगर आप एक यहाँ पे ये केंद्र बिंदु है, आप इसके पास चक्कर लगाओगे तुरंत लगाओगे, आप दूर से चक्कर लगाओगे और दूर से, आप और दूर से चक्कर लगाओगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो परिक्रमण काल वहाँ पर उतना ही ज़्यादा लगेगा जितनी ज़्यादा आपकी दूरी होगी। इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर इसी को लेकर के न्यूटन ने भी अपने कुछ नियम दिए और न्यूटन ने इनके जो केपलर के जो नियम थे उन्हीं के आधार पर कुछ अपनी बातों को उन्होंने रखा। न्यूटन ने यहाँ पर जो नियम दिए, पहला नियम वहाँ पर उन्होंने जो पहला निष्कर्ष उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की तरफ होती है। ठीक है, एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा किस ओर होती है, सूर्य की दिशा होती है। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा। दूसरा उनका यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। और तीसरा इन्होंने कहा यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये सारे जो रूल्स यहाँ पर उन्होंने जो निष्कर्ष जो निकाले केपलर के ग्रही नियम के आधार पर न्यूटन ने अपने कुछ निष्कर्ष निकाले जिसके अंतर्गत ये उन्होंने जानकारी रखी। आगे चलकर न्यूटन ने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था 1686 में। और साथ ही साथ यहाँ पर जब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो ये भी समझ लें, गुरुत्वाकर्षण हम जानते हैं किसी भी दो अलग अलग वस्तुओं का आपस में एक दूसरे की ओर खींचने की परिघटना की स्थिति को कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में एक जानकारी आती है गुरुत्व क्या होता है। तो गुरुत्व के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। गुरुत्व देखिए क्या होता है कि वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे क्या कहते हैं, हम गुरुत्व कहते हैं। इसमें एक चीज आती है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग के प्रति सेकंड जो होने वाली वृद्धि होती है हम उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। यह वस्तु के आकार पर यहाँ पर यह निर्भर करती है, द्रव्यमान आदि पर यहाँ पर निर्भर नहीं करती है। साथ ही इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी है, न्यूटन प्रति किग्रा है। पृथ्वी का जो कह सकते हैं कि जी का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये सब आप अच्छे से जानते भी होंगे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी तल के ऊपर और नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता चला जाता है। भूमध्य रेखा पर या सबसे यहाँ पर कम होगा और ध्रुवों पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का जो आकार व पृथ्वी का जो अपने अक्ष के कारण के परितः अगर घूमने के कारण यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर के परितः यहाँ पर घूमना बंद कर दें तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दें, क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी का जो जी का मान है पृथ्वी ध्रुवों पर ज़्यादा है और ये घूमना अगर बंद कर देती है तो ध्रुवों के अतिरिक्त बाकी सभी जगहों पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी आ जाएगी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोणीय वेग को लेकर भी अगर यहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर वस्तुओं के भार में यहाँ पर कमी आ जाएगी यदि आपका पृथ्वी का जो कोणीय वेग है वो अगर आपका बढ़ जाता है। साथ ही अगर हम देखें पृथ्वी ध्रुवों पर यहाँ पर चपटी है और इसका भी कारण कहीं ना कहीं अभिकेंद्र बल है, क्योंकि अभिकेंद्र बल जो होता है वो आपका भूमध्य रेखा पर लगता है और भूमध्य रेखा पर लगने के कारण वो क्या होता है, आपका जो भूमध्य रेखीय स्थिति है आपको देखें तो वो आपका गोल है और ध्रुवों की ओर नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर वो आपको चपटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित कुछ गति संबंधी हमने यहाँ पर नियमों की जानकारी ले ली। अब बात करते हैं उपग्रहों के बारे में, थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। उपग्रह क्या है, ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है केवल पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, उपग्रह की जो वेग है या गति है वो किस पर या चाल है वो निर्भर करती किस पर, उपग्रहों की यहाँ पर जो भी गति या चाल है वो उसकी उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करती है। दूसरी चीज परिक्रमण काल पर पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसका जो परिक्रमण काल है वो भी किस पर निर्भर करेगी, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करेगी कि परिक्रमण काल उसका किसी भी उपग्रह का कितना होगा, वो भी वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। उदाहरण स्वरूप
चंद्रमा को ले लीजिए, जिसका जो परिक्रमण काल वो है वो 29 दिन का है, जो कि पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर है। उससे कम दूरी पर जो विभिन्न देशों के द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं, वो सिर्फ कई उपग्रह ऐसे हैं जो 10 ही दिन में आपके पृथ्वी का चक्कर या परिक्रमण काल पूरा कर लेते हैं। सौर तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल 83.7 मिनट होता है। कितना? 83.7 मिनट होता है। कक्षीय चाल कितनी है? कक्षीय चाल होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए ये सारी चीज़ जो पढ़ाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं सर ये साइंस यहाँ पर ऐड हो रहा है, लेकिन हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ें, ग्रहों के बारे में पढ़ें, उपग्रहों के बारे में पढ़ें, तो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई क्यों कहीं और नहीं चले जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं साइंस को समझना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न हम लेकर नहीं आ रहे, हम सिर्फ कुछ फैक्ट को ध्यान रखने हैं, जिस फैक्ट के कारण ये ग्रह उपग्रह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की चाल दोगुनी होने पर उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थिति में कोई उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी भी उपग्रह की चाल दोगुनी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में उपग्रह की चाल बदलती रहती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रहों की चाल बदलती रहेगी। बात करते हैं चंद्रमा को लेकर। चंद्रमा को लेकर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी भी आती है, कितनी बार लगता है, कब लगता है, इन सारी चीज़ों को लेकर कई तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और यहाँ पर पेरिजी क्या होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिजगी क्या होती है, इनके बारे में भी आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ब्लू मून परिघटना और सुपर मून परिघटना को भी हम यहाँ पर इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे पेशेंट बनाना है, और अब चंद्रमा से रिलेटेड सारी जानकारी ले लेनी है। चंद्रमा से रिलेटेड आने के वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत नहीं होंगे। तो चंद्रमा क्या क्या जानकारी छुपा कर बैठा है, चंदा मामा को लेकर बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी आपने कविताएँ पढ़ी हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या ज़रूरी है चीज़ें जानना। कुछ मिशंस को भी हम इसमें देखेंगे जो कि विभिन्न देशों के द्वारा यहाँ पे चलाए गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। पृथ्वी का एकमात्र जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। चंद्रमा की भूपर्पटी पर ऑक्सीजन व सिलिकेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो नामक अंतरिक्ष यान यहां पर उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग यहां पर जो आपके व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी जहां पर वो अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, उस क्षेत्र को बोला जाता है यान के उतरने के स्थान को। ठीक है, चंद्रमा का जो मैंटिल है वो कैसा है? ठोस है। चंद्रमा की अक्षीय गति एक परिभ्रमण 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में पूरी कर लेती है। ठीक है, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में, और इसे बोला जाता है चंद्र मास बोला जाता है। चंद्र दिवस कितने समय का होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट का एक चंद्र दिवस होता है। चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमा अवधि दोनों समान होती है। पेरिजी की घटना क्या होती है? पेरिजी की घटना होती है चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम बिंदु की स्थिति, और ये निकटतम बिंदु कितना होता है? 3,63,104 किलोमीटर। दूसरा होता है अपोजी। अपोजी होता है जब पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु की स्थिति, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु की स्थिति अपोजी कहलाती है, और ये है 4,06,696 किलोमीटर की दूरी को कहते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का व्यास कितना है? तो यह है 3,476, घनत्व है 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और पृथ्वी का ये 61% है। चंद्रमा का जो टोटल घनत्व, चंद्रमा का जो टोटल घनत्व है पृथ्वी का 61% है। पलायन वेग इनका कितना है? चंद्रमा का 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। सतह का इसके तापमान 134 से 170 डिग्री सेल्सियस दिन में रहता है, और रात में ये -137 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। साथ ही परिक्रमण जो गति है इसकी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। अक्षीय झुकाव 5 डिग्री है, और सिजगी की जो घटना होती है वो तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखीय स्थिति में आ जाते हैं। इसी में 2 तरीके की स्थितियां होती हैं, एक होता है युति, दूसरा होता है वियुति। युति के अंतर्गत होता है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे युति कहते हैं, और वहां पर अमावस्या हो जाती है जब काली अंधेरी रात होती है।
इसी को हम सूर्य ग्रहण की भी स्थिति कहते हैं। और सूर्य ग्रहण मूलतः 3 तरीके का होता है, ठीक है। पहला होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत समीप आ जाएगा, पृथ्वी व सूर्य के मध्य होगा, पृथ्वी को अपनी छाया से पूरी तरीके से ढक लेगा और सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य इस प्रकार से अवस्थित होता है कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से हमें दिखाई देता है। जब आंशिक रूप से हमें दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आंशिक चंद्र ग्रहण। तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण। इस स्थिति में सूर्य का केवल मध्य भाग ही वहां पर छिपा होता है, छाया उस पर पड़ती है, शेष भाग जो होता है सूर्य का क्षेत्र, सूर्य का जो परिधीय क्षेत्र होता है वो हमें दिखाई देता रहता है। और वो ऐसे दिखाई देता है जैसे आपकी कंगन हो गया या रिंग हो गई आपकी, तो उसको हम कहते हैं, उस आकार का हमें दिखाई देगा, या वलय आप कह सकते हैं। और इसी को बोला जाता है जिसे हम वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण लग सकते हैं? तो मैक्सिमम यहां पर 7 ग्रहण लग सकते हैं, जिसमें 4 से 5 सूर्य ग्रहण और 2 से 3 आपके चंद्र ग्रहण लग सकते हैं। और मिनिमम कितने, एक कैलेंडर वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? तो 2 ग्रहण लग सकते हैं, एक सूर्य ग्रहण और वहां पर 450 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग सकता है। तो मिनिमम आपके 2, मैक्सिमम आपके 7। दूसरा क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि एक सूर्य ग्रहण 450 सेकंड का होता है, मैक्सिमम यहाँ पे 450 सेकंड का होगा। दूसरा, युति के बारे में देख लिया, तो वियुति के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए वियुति क्या होती है? जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य व चंद्र के मध्य होती है, जिसे हम पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं, और यहाँ इसे हम चंद्र ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। अमावस्या से पूर्णमासी तक चंद्रमा का आकार लगातार बढ़ता है, जिसे वर्धमान चंद्रमा या वैक्सिंग मून भी कहते हैं, जिसे शुक्ल पक्ष की स्थिति ये होती है, ठीक है। जब यहाँ पर लगातार चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है तो इसे शुक्ल पक्ष की स्थिति होती है। और पूर्णमासी से अमावस्या तक की अवधि का चंद्रमा का आकार घटता जाता है, जिसे हम कृष्ण पक्ष की संज्ञा देते हैं, जो मूलतः रात होती है, जहां पर ज्यादातर चंद्रमा की रोशनी हमें कम दिखाई देती है या नहीं होती है। पृथ्वी के जल महाराशियों में ज्वार का जो प्रमुख कारण है वो चंद्रमा का जो है वो ज्वारीय बल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो ज्वार है वो मूलतः क्या होता है? सागरी जल के ऊपर उठकर आगे तटों की ओर बढ़ने की घटना को हम ज्वार कहते हैं। ज्वार की जो घटना है यहाँ पर हम बात करें तो कारण इसका है चंद्रमा और सूर्य ग्रहण का आकर्षण बल के कारण ये ज्वार की घटनाएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ज्वार के जो प्रकार है वो 2 तरीके का होता है, एक दीर्घ ज्वार होता है, एक लघु ज्वार होता है। दीर्घ ज्वार कब होगा? जब पूर्णिमा व अमावस्या के दिन सिजगी की अवस्था, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में आ जाते हैं, एक ही रेखा में आ जाते हैं, इसमें 20% लहरों की ऊंचाई ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य दोनों ही वहां पर क्या करते हैं? अपने अपने आकर्षण बल के द्वारा वहां पर पृथ्वी को वहां पर खींचने की कोशिश करते हैं, आकर्षण बल उस पर लगाते हैं, उसके कारण उसकी जो लहरें होती हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर उठती हैं। जबकि जो लघु ज्वार होता है उसमें क्या होता है? ये कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं को यहाँ पर ये सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक समकोण की स्थिति में लगते हैं। और समकोण की स्थिति में होने के कारण यहाँ के सूर्य और चंद्रमा का जो आपका आकर्षण बल है वो संतुलित हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर जो ज्वार होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो बहुत ऊपर नहीं उठती हैं, और इसलिए इसे हम कहते हैं लघु ज्वार की स्थिति। जो लहरें होती हैं वो 20% कम ऊंची होती हैं, ठीक है। एक और घटना को ध्यान रखिएगा, चंद्रकंप की स्थिति। जब चंद्रमा पर भूकंप की स्थिति आती है तो उसे हम कहते हैं चंद्रकंप की स्थिति। और चंद्रमा पर भूकंप 4 कारणों से आता है। यदि कोई उल्का पिंड उससे टकरा जाता है तब एक भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, यदि यहाँ पर तापीय कंपन के कारण, अर्थात सुबह का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, अभी हमने देखा कि 134 से 170 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात को क्या हो जाता है? -137 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो तापांतर बहुत ज़्यादा होता है और इसी के कारण वहाँ पर भूकंप आता है। सुबह विस्तार होता है और रात को अचानक सिकुड़ने लगता है, तो वो तापीय कंपन इसे हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आंतरिक कंपन, जब 700 सतह से 700 किलोमीटर नीचे की स्थिति में उत्पन्न होगा, और ये तब होगा जब पृथ्वी के ज्वार भाटे के कारण जो आकर्षण वहां पर उत्पन्न होता है, जो ज्वार भाटे की स्थितियां आती हैं उस दौरान जो वहां पर गुरुत्वाकर्षण की स्थितियां उत्पन्न होती है उसके कारण होता है। और चौथा होता है सतही कंपन, जो सतह पर उत्पन्न होता है। तो ये 4 कारण हैं जो चंद्रकंप अर्थात चंद्रमा पर भूकंप आने के रीजन है।
दो घटनाएं होती हैं जिसको आमतौर पर लगातार आता रहता है, जब भी ये परिघटना होती है तो न्यूज़ में भी आता है, ब्लू मून की परिघटना और सुपर मून की परिघटना। तो ब्लू मून की परिघटना एक बहुत सिंपल सी अवधारणा है। ये होता है कि एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन घटित होने के कारण, ठीक है, कि 12 महीने होते हैं लेकिन 12 महीने में किसी पर्टिकुलर एक पूर्णिमा या एक आपका एक्स्ट्रा कोई अवधि डेवलप हो जाते हैं और उसमें जो चंद्रमा होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू मून की परिघटना। इसको और अच्छे समझने के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखिएगा कि खगोलीय मौसम में 4 पूर्णिमा की परिघटना, किसी भी खगोलीय मौसम में 4 अगर पूर्णिमा आ जाए तो वहां पर उस स्थिति को हम कहते हैं ब्लू मून की परिघटना। खगोलीय मौसम क्या होते हैं? खगोलीय मौसम यहाँ पे 4 होते हैं। 4 खगोलीय मौसम, पहला जो खगोलीय मौसम होता है वो 21 मार्च से 20 जून का होगा की समयावधि। दूसरा होगा 21 जून से 22 सितंबर की समयावधि। तीसरा 23 सितंबर से 21 दिसंबर की समयावधि। और चौथा होगा 22 दिसंबर से 20 मार्च की समयावधि। अब इसमें से यदि किसी में खगोलीय मास में 4 पूर्णिमा आ जाती हैं तो वहां पर जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे ब्लू मून परिघटना। इसके बाद सुपर मून परिघटना क्या होती है? सुपर मून परिघटना जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में से पृथ्वी से निकटतम बिंदु पर या उसके समीप होता है तो यह उसको क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम सुपर मून, जब ज्यादा पास की स्थिति आती है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, जिसे हम सुपर मून की परिघटना कहते हैं। रिचर्ड नोएले के द्वारा 1978 में ये सबसे पहले यहाँ पर सुपर मून की परिघटना को 1979 में सबसे पहले यहाँ पर सुपर मून की परिघटना को इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसके बारे में बोला। इस अवसर पर चंद्रमा अन्य पूर्णिमाओं के चंद्रमा से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुपर मून की परिघटना। चलिए यहां पर आपके सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सब उपग्रह हमने पढ़ लिए। अब चलिए बात करते हैं सभी सौरमंडल की नवसंरचना और उसके सभी ग्रहों के बारे में। फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रहों के बारे में, धूमकेतु के बारे में, उल्कापिंडों के बारे में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल की नवसंरचना में देखिए यहां पर सौरमंडल क्या है? सौरमंडल है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, धूति, मेघ का संयुक्त रूप से जो संरचना है उसे कहा जाता है सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 हैं। पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो जो होता है उसके जो परिक्रमण थी वो सही नहीं थी और बहुत छोटा होने के कारण वहां पर उसको वहां से हटा दिया गया। तो ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों के घटते हुए क्रम में, कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रहों के घटते हुए आकार के क्रम में देख लेते हैं ग्रहों को। सबसे जो बड़ा है बृहस्पति, उससे एक छोटा शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। इसी तरीके से आंतरिक ग्रह 4 ग्रहों को कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को संयुक्त रूप से हम आंतरिक ग्रह की संज्ञा देते हैं। घनत्व के आधार पर ग्रहों का बढ़ता क्रम, तो सर्वाधिक घनत्व शनि, उससे फिर अरुण, बृहस्पति, यहां पे बढ़ता क्रम है तो यहां पर घनत्व के आधार पर ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, तो शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी का यहां पर, तो बढ़ते हुए क्रम में आप यहां पर पृथ्वी को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा है। यहां पर घनत्व की स्थिति हो गई। उसके बाद द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का घटता क्रम देखें तो द्रव्यमान के आधार पर बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति है सबसे पहले, उसके बाद शनि है, वरुण है, अरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान, घनत्व, आकार के आधार पर कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे गए कि यहाँ पर इनका सही क्रम क्या है, कई बार घटते क्रम में, कई बार बढ़ते क्रम में। तो इनको यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा, इनको आप यहाँ पर बार बार रिवीजन कर लोगे, ये क्वेश्चन आपको आते हैं कई बार, कई तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। चलिए और बात देख लेते हैं और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहलू हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद देखिए सौरमंडल में विद्यमान पिंडों को वैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, अर्थात पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह पिंड आते हैं उनको 3 श्रेणियों में रखा है। पहला है क्लासिकल प्लैनेट, जिसमें सौरमंडल के 8 ग्रह आते हैं। दूसरा है प्लूटोन्स, जिसमें प्लूटो जैसे आकाशीय पिंड, कुइपर बेल्ट में स्थित धूमकेतु आकाशीय पिंड। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, चेरान, स्टिक्स, निक्स, केपरबेरोस और हाइड्रा। तीसरा यहां पर आता है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, जिसमें मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षा के क्षुद्र ग्रह इसमें आते हैं। कुइपर जो बेल्ट की खोज की थी वो की थी आपकी गेरार्ड कूपर के द्वारा। यहां पर कुइपर बेल्ट के बारे में जानकारी दी गई। कुइपर बेल्ट में बर्फ के पिंड भी वहां पर बड़ी मात्रा में आपके पाए गए हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर
सौर मंडल के बारे में देखा हमने कि क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से उसका बंटवारा किया गया है, किस तरीके विभाजित किया गया है। इसमें आते हैं क्लासिकल पिंडों के बारे में। क्लासिकल यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर बुध, शुक्र, इन सभी ग्रहों के बारे में, 8 ग्रहों के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि किसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम सूर्य सांझ का तारा कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या सबसे ज़्यादा टाइटन्स जो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पाए जाते हैं, घनत्व को लेकर है, दूरी को लेकर है। तो इन सारी जानकारी को एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बुध के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है बुध। इसकी दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ये सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ इसका तापांतर इनका सभी ग्रहों में सर्वाधिक है, क्योंकि इनका जो सुबह का तापमान हो जाता है वो होता है 390 डिग्री सेल्सियस और रात को ही हो जाता है -170 डिग्री सेल्सियस। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक कक्षीय गति है इसकी, सर्वाधिक कक्षीय गति बुध की है, ये भी ध्यान रखिएगा, 48 किलोमीटर पर सेकंड की है। सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में पूरी कर लेते हैं। कितने दिन में? 88 दिन में पूरी कर लेते हैं। इनकी अक्षीय अवधि 58.65 दिन की है। प्रातः एवं सायं का तारा बुध और शुक्र दोनों को बोला जाता है। वर्ष में प्रातः और सायं के तारे के रूप में ये 3 बार दिखाई देते हैं। कितनी बार दिखाई देता है? वर्ष में ये 3 बार बुध दिखाई देता है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/18 है और इसका जो क्रोड है, जो केंद्र बिंदु है, वो लोहा इसमें है, लोहे का तत्व पाया जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जिसका वायुमंडल नहीं है। बुध का कोई अपना वायुमंडल नहीं है। अधिक ताप व कम पलायन वेग है यहाँ पर। बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है, ठीक है, ना ही तो वो कोई वायुमंडल है, ना ही इनका अपना कोई उपग्रह है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य बुध ग्रह के गुजरने को बुध का पारगमन कहा जाता है। तो बुध का पारगमन जब सूर्य और पृथ्वी के ये मध्य से गुजरते हैं। 13 नवंबर 2032 को यहां पर बुध का पारगमन होगा, अर्थात 2032 में ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरेंगे। और साथ ही साथ इनका कक्षीय झुकाव 60 डिग्री का है। कितना है? 7 डिग्री का है। तो बुध से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी हमने बहुत ही कम पॉइंट्स में हमने यहाँ पर देख ली और इससे ज़्यादा बुध के बारे में और कुछ पूछा भी नहीं जा सकता है। तो बुध की जानकारी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो बुध के बाद आते हैं शुक्र आता है। तो शुक्र के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जाननी चाहिए? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट 4 करोड़ किलोमीटर है। व्यास इसका 12,104 किलोमीटर है। घनत्व इसका 5.24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। पृथ्वी की इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र को अगर पूछा जाए पृथ्वी का बहन की संज्ञा किसे दी गई है? शुक्र को दी गई है। कारण क्या है? इसका द्रव्यमान और आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है जिसका तापमान होता है 475 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। 475 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा है? आपका शुक्र है। वायुमंडल में यहां पर हम बात करें तो इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3 से 3.4% नाइट्रोजन, 0.015 आपका यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी चीजें यहां पर इसमें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रेशर कुकर दशा के कारण इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी के भी तत्व पाए गए हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर शुक्र पर बड़ी मात्रा में अवस्थित हैं और इसके जो वायुमंडल यहाँ पर बात करें, इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर हो सकता है कि ज्वालामुखी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो वायुमंडल शुक्र का अपना होता है। इसके अतिरिक्त शुक्र की परिक्रमा 224 दिन में पूरी हो जाती है और इसकी जो स्पीड है 35 किलोमीटर पर सेकंड की है। साथ ही शुक्र का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 243 दिन में यहाँ पर शुक्र जो होता है सूर्य की यहाँ पर पूरी परिक्रमा करता है और इसकी जो दूरी है औसत दूरी 0.8 किलोमीटर की है। साथ ही शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ये जो ग्रह है पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। बाकी जो ग्रह हैं, एक और ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर घूमते हैं। इसके केंद्र में लोहा और निकिल पाया जाता है और इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध की तरह शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है।
शुक्र का पारगमन 8-8 वर्ष के अंतराल में होता है। अगला जो पारगमन होगा वो होगा अगस्त 2025 में। पारगमन का मतलब जब ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरेगा। तो दो लोगों के बारे में हो गए। पृथ्वी के बारे में बहुत सारी डिटेल से जानकारी करनी है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, इसका व्यास 12,755 किलोमीटर, दूरी 1,496 किलोमीटर सूर्य से, मतलब कहने का 4.96 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर एक चक्कर ये कितने समय में लगा लेता है? 23 घंटे और 56 मिनट में, 4.09 सेकेंड्स में। इसका कक्षीय झुकाव 23.5 अंश है और चंद्रमा इसका अपना एक उपग्रह है। तो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर पृथ्वी के बारे में भी है, लेकिन जो सबसे और भी जो जानकारी, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमें आगे चलकर हम बहुत डिटेल से पूरे भूगोल में पढ़ने वाले हैं, उसकी हर एक जानकारी बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। मंगल ग्रह क्या कहता है? मंगल ग्रह देखिए, सूर्य से इसकी दूरी जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 22.79 लाख किलोमीटर है। यहाँ पर व्यास अगर की बात करें तो 6800 किलोमीटर है। घनत्व 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। झुकाव इसका यहाँ पे 25 डिग्री का है। दिन और रात यहाँ पे समान अवधि के हैं, इसी के कारण घूर्णन जो चक्र है इसका 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में इसका पूरा हो जाता है। और इसकी परिक्रमा जो अवधि है वो 687 दिन की है। औसत यहाँ का जो तापमान है मंगल का -20 डिग्री सेल्सियस है। और वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पे 95% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% ऑक्सीजन और 0.1 से 4% तक यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी देखने को मिल सकती है मंगल पर, जहाँ पर जीवन की खोज को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। मंगल पर यहाँ पर कई सारे यहाँ पर मूवीज़ भी बनाई जाती हैं। भारत ने भी अपनी एक मूवी बनाई मिशन ऑन मार्स को लेकर। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके दो उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, जिसका नाम है आपका फोबोस और डीमोस। इसके अतिरिक्त सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर पाया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पे, इसका नाम है ओलिम्पस मीन्स, 25 किलोमीटर है। आपका जो हिमालय है वो करीब करीब 8.4, 8.5, 8.6 किलोमीटर की बात करते हैं, 8.8, 9 भी किलोमीटर है। और एवरेज चलो मान के चलो 9 भी किलोमीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो इसकी 25 किलोमीटर है। लगभग आप अगर हिमालय से तुलना करें तो करीब करीब 3 गुना ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो घाटी है इसकी मेरीनेरिस है। और पाथफाइंडर नामक एक अंतरिक्षयान जो सबसे पहला था 1997 में मंगल ग्रह पर भेजा गया। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास की बात करें तो यहाँ पर 1,42,800 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेजी से घूर्णन करता है। परिक्रमण अवधि 11.86 वर्ष है। धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है। बृहस्पति का धरातलीय गुरुत्व यहाँ पर पृथ्वी से भी ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो पलायन वेग इनका होता है 59.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना है? 59.2 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर इसका पलायन वेग है बृहस्पति का। औसत घनत्व की बात करें 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। औसत तापमान -123 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल पे में इनके वायुमंडल में जो गैसें पाई गई हैं उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और साथ ही साथ अमोनिया भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो बृहस्पति का एल्विडो जो है वो 0.52% है। इन्हें मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है। तो किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है? बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी गई है। उपग्रहों की संख्या 69% है। कितना है? 69 पर, सॉरी, उपग्रहों की संख्या यहाँ पर 69 से भी ज्यादा है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमीड है। कितना है? 5260 किलोमीटर का व्यास है। गैनीमीड व यूरोपा पर बर्फ यानी कि पानी का बर्फ पाई गई है, जिसके नीचे पानी के समुंदर भी बोले गए हैं कि इनके जो उपग्रह हैं उस पर यहाँ पर पानी के बहुत बड़े स्रोत पाए जाने की भी बात कही गई है। बृहस्पति लघु सौर तंत्र, बृहस्पति का जिस तरीके से तंत्र है, जितने उपग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं उसके कारण उसे बोला जाता है कि अपने आप में ये एक लघु सौर तंत्र के रूप में भी इसको संज्ञा दी जाती है। बृहस्पति के बाद अगला आता है छल्लों से युक्त एक ग्रह जिसका नाम है शनि। शनि की बात करें तो इसका व्यास 12,660 किलोमीटर है।
घनत्व 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो सबसे कम है। पलायन वेग 36 किलोमीटर पर सेकंड है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। घूर्णन अक्ष 26.44 डिग्री सेल्सियस, घूर्णन अक्ष जो होता है 26.44 है। यहां पर शनि का एक घूर्णन अक्ष जो होता है 10 घंटे 40 मिनट में पूरा हो जाता है। सूर्य से इनकी दूरी 143.4 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 143.4 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की एक परिक्रमा ये 29.5 वर्ष में पूरी कर लेते हैं। और ग्रह के चारों ओर छल्ले जो होते हैं यहाँ पर, चारों ओर के जो छल्ले हैं यहाँ पर, इनके ग्रहों के इनकी विशेषता है, ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और ये इन छल्लों के पाए जाने के कारण ये जैसे लगता है कि एक आकाश गंगा ही यहाँ पर आपको घूम रही है। उपग्रहों की संख्या 62। टाइटन का सबसे बड़ा ग्रह है जो 5150 किलोमीटर का इसका व्यास है टाइटन का। वायुमंडल में जो गैसें हैं नाइट्रोजन, मीथेन है। यहाँ पर एक अंतरिक्ष यान को भी भेजा गया था इसका स्टडी करने के लिए, जिसका नाम था कैसनी अंतरिक्ष यान, अमेरिका के द्वारा भेजा गया और 1998 में। इसके बाद बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण और वरुण दो ग्रह आपके और हैं। अरुण जो ग्रह है वो तीसरा सबसे लार्जेस्ट ग्रह आपका है, किसके बाद? बृहस्पति और अरुण और शनि के बाद। व्यास 51,800 किलोमीटर। औसत घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी का 14.54 गुना अधिक है। सूर्य की एक परिक्रमा ये 84 वर्ष में पूरा करते हैं। पलायन वेग आपका 22 किलोमीटर पर सेकंड है। वायुमंडल की बात करें तो यहां पर आपको मीथेन और नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा आपको अरुण में देखने को मिलती है। अक्षीय झुकाव की बात करते हैं 82 डिग्री 5 यहाँ पर मिनट की स्थिति को आप इस पे देख सकते हैं। घूर्णन अवधि इनकी देखिए, इनकी घूर्णन अवधि 17 घंटे 14 मिनट में इनकी अपनी एक घूर्णन अवधि यहाँ पर पूरी होती है। इसके अतिरिक्त इसका जो अक्ष है ये भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूरब से पश्चिम ये भी घूमता है और पूरब से पश्चिम आपका शुक्र भी घूमता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 227.3 किलोमीटर है और उपग्रहों की संख्या इनकी 27 है। सबसे बड़ा इनका उपग्रह टाइटेनिया है और इसका व्यास 15,578 किलोमीटर है। तापमान 218 डिग्री सेल्सियस है इसके सतह का अरुण के। और छल्ले नुमा इसमें भी संरचना आपको पाई जाती है दूर से देखने पर। और यहाँ पर 10 संरचनाएं ऐसी बोली गई हैं जिसको हरी डिस्क की संज्ञा भी दी जाती है। बहुत धुंधली हैं, अभी बहुत स्पष्ट नहीं है शनि की तरह, लेकिन छल्ले इसमें भी हैं। मीथेन गैस यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है और खोज इसकी हुई थी 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा। अरुण खत्म हो गए तो वरुण को भी जान लीजिए, वरुण के बारे में भी जानकारी, और इसी के साथ हम यहाँ पर आपके ग्रहों की जानकारी पूरी कर देंगे। वरुण देखिए चौथा सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य की परिक्रमा 164.8 पार्थिव वर्ष में पूरी करता है। अपनी धुरी पर एक जो चक्कर लगाता है 16 घंटे में लगाता है। अक्षीय झुकाव इनका 28 डिग्री 48 मिनट का है। तापमान 228 डिग्री सेल्सियस का है। पृथ्वी के द्रव्यमान से ये 17 गुना अधिक है इसका द्रव्यमान। वायुमंडल पे हाइड्रोजन, मीथेन पाई जाती है। उपग्रह इसके 14 हैं। कितने? 14 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा इनका जो उपग्रह है ट्राइटॉन है, व्यास जिसका 2300 किलोमीटर है। और वायेजर प्रथम और द्वितीय जो नासा के द्वारा इसकी खोज के लिए भेजे गए जो उपग्रह हैं। तो देखिए यहां पर सिर्फ डाटा है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ पढ़ा है। पढ़ा किस लिए? क्योंकि आपके ये रिवीजन का काम है। हम रिवीजन कर रहे हैं, समझाने के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं। फैक्ट है, फैक्ट में कुछ समझाना नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको वो सारे फैक्ट में एक जगह करके दे रहा हूँ ताकि आप एक बार सुनकर यहाँ पर इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपकी गलतियाँ ना होने पाएँ, आप सब सही करके आएँ। तो हम अपने इस वीडियो सीरीज के अपने अंतिम चरण में आते हैं और अंतिम चरण के साथ साथ अपने खगोलिकी के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लें। अब आपको खगोलिकी पढ़ने के लिए पूरी एक जो बुक पढ़नी पड़ती थी वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके खगोलिकी के सारा मैटर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। खगोलिकी के बाद हम शुरू करेंगे पूरा का पूरा आपके जो विश्व भूगोल है वहाँ पे प्रारंभ करेंगे, जिसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और महाद्वीपीय भूगोल के बारे में फिर आपको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम भारत के भूगोल में इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आज के इस पहले पार्ट में हम पूरे खगोलिकी जो विज्ञान है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट के कुछ सेगमेंट्स रह गए हैं, उसको साथ साथ देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रहों के बारे में भी जानकारी आपके पास आती है, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या है? क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य भिन्न भिन्न आकार के यहाँ पर ये होते हैं एक पिंड, और ये होते क्या है? पिंड होते हैं। ठीक है,
40,000 से ज़्यादा इनकी संख्या है। ये परिक्रमा कैसे करते हैं? ये भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज का ये हिस्सा है। किसका? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज का हिस्सा है। क्षुद्र ग्रहों की जो सर्वप्रथम खोज की वो की थी गुसेपी पियाजी के द्वारा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है और नीपर सुमेकर एक कृत्रिम उपग्रह है जो इरोस नामक क्षुद्र ग्रह पर उतरा था। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की कक्षा काटने वाले क्षुद्र ग्रहों को अटेन ग्रहिकाएं कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा को काटने वाले क्षुद्र ग्रहों को अटेन ग्रहिकाएं बोला जाता है। जापान के द्वारा भी एक अपना अंतरिक्षयान भेजा गया था जिसका नाम था यहां पर हामाबुशा अंतरिक्षयान, और इसे एक क्षुद्र ग्रह पर उतारा गया जिसका नाम था इरोवाका 25143। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के निकटतम क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं? एंटेस, अपोलोस, आमोर्स। तो पृथ्वी के जो निकटतम यहां पर आपके क्षुद्र ग्रहों के नाम हमने देख लिए। कक्षीय अवधि की बात करें तो जो किसी भी क्षुद्र ग्रह की जो कक्षीय अवधि होती है वो 3.3 से 6 पार्थिव वर्ष होती है, और किसी भी क्षुद्र ग्रह की जो घूर्णन अवधि है वो औसतन 2.5 से लेकर 85 घंटे तक की हो सकती है। सबसे दूर जो ज्ञात क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है 944 हिडाल्गो। 944 हिडाल्गो सबसे दूर ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला सिरस है और सबसे विशाल भी। ठीक है, इनका महत्व क्या है? क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमें पढ़ना क्यों चाहिए? यहां पर बात की जाती है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं उनमें निकिल, कोबाल्ट, आयरन, प्लेटिनम के ये विशाल भंडार हैं। तो यहां पर इन सारे तत्वों की यहां पर आपको प्रचुर मात्रा इन ग्रहों से, क्षुद्र ग्रहों से मिल सकती है। क्षुद्र ग्रह के बाद आते हैं धूमकेतु, पुच्छल तारे। ये क्या होते हैं? इनका निर्माण धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से होता है। ये परवलयाकार और अधपरवलयाकार पथ पर घूमते हैं, सौर तंत्र के स्थायी सदस्य होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? धूमकेतु की खोज या पुच्छल तारे की खोज टाइको ब्राहे। किसने? टाइको ब्राहे। इसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की यहां पर इनमें प्रधानता धूमकेतुओं में पाई जाती है। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। एक होता है नाभि। नाभि जो होता है, नाभि का जो पार्ट होता है उसमें आपको पत्थर व बर्फ का बना होता है। दूसरा पार्ट होता है जिसको कोमा कहते हैं, इसमें गैस और धूल के बादल होते हैं। और तीसरा होता है पूंछ, जो कि वहां पे गैस और धूल के जो कण निकल रहे होते हैं उससे बना होता है। ठीक है, तो यहां पर, और ये जो आपकी जो पूंछ होती है ये कैसी होती है? विद्युत आवेशित होती है। इसमें एक और पॉइंट आता है टरीनो तालिका। टरीनो तालिका इसी से रिलेट करता है, इन क्षुद्र ग्रहों से रिलेट करता है। टरीनो तालिका किससे रिलेटेड है? क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतुओं के पृथ्वी से टकराने की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई ये तालिका है कि कौन से क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, और उनको उसी आधार पर वहां पर एक तालिका बनाई गई है 1 से 10 तक के क्रम में, और उनको रंगों के आधार पर उनकी डेंजरस स्थिति को बताया गया है। जैसे कि अगर यहां पर 0 है तो उसे वहां पर श्वेत कलर का दिया गया है, अर्थात ना के बराबर चांसेस हैं पृथ्वी से टकराने के। दूसरा यहां पर 1 पॉइंट पहले को हरा कलर दिया गया है जिसकी संभावना है कि मे भी शायद हो सकता है आपको टकरा सकता है। 2 से 4 तक को यहां पर निगरानी के अंतर्गत रखना चाहिए वहां पर, और इनके खतराने का संभव है इसलिए उनको पीली कैटेगरी में रखा गया है। 5 से 7 तक को यहां पर इन पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता बताई गई है और इनको नारंगी कलर दिया गया है। और 8 से 10 तक को बोला गया कि निश्चित रूप से ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं और इनको लाल श्रेणी में रखा गया है। तो टरीनो तालिका क्या है? पृथ्वी से क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों के टकराने की स्थिति को लेकर बनाई गई है। अब इसको कि ये टकराने ना पाए इसको लेकर एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम दिया गया नियर प्रोग्राम। क्या नाम दिया गया? कि कोई भी क्षुद्र ग्रह या फिर उल्कापिंड अगर पृथ्वी से न टकराएं इसके लिए क्या करें, तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया नासा के द्वारा जिसे बोला गया नियर प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है नियर अर्थ एस्टेरॉयड अवॉइड प्रोजेक्ट। से यहाँ पर इसके माध्यम से जो भी कह सकते हैं 8 से 10 तक या 5 से 6 तक, अर्थात जो रिएक्टर स्केल पर या फिर टरीनो तालिका में जो ज़्यादा खतरे वाली स्थितियां हैं उन पर लगातार हम निगरानी रखें, और अगर स्थिति आती है कि टकरा सकते हैं तो उसके लिए हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसके माध्यम से उन्हें टकराने से रोका जा सके। एट द लास्ट हम बात कर लेते हैं उल्का और केतु के बारे में। ये क्या होती हैं उल्का और केतु? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले पिंडों का घर्षण के कारण ताप दीप्त होकर दृष्टिगोचर होने की घटना,
कि कोई भी जो उल्का या पिंड है जब वो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में उनका घर्षण होता है और घर्षण होने के कारण वो प्रज्वलित हो जाते हैं और तापदीप बहुत गर्म हो जाते हैं और दिखाई देता है कि जैसे आग का कोई गोला गिर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं उल्का। 15 फरवरी 2013 को यहाँ पर आपको रूस में चेलियाबिस्क में यहाँ पर कुछ ऐसे उल्कापात होते हुए देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उल्का को सामान्य रूप से टूटते तारे की भी संज्ञा हम देते हैं, ठीक है। टूटते हुए तारे को हम उल्का या केतु की भी संज्ञा यहाँ पर हम देते हैं। इसके अतिरिक्त उल्का पिंड या ये जो उल्का पिंड जो जब उल्का एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड या उल्काश्म कहते हैं, ठीक है। जब कोई उल्का वायुमंडल में प्रवेश करता है लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है, वायुमंडल में जल के राख नहीं हो जाता है और वो पिंड के रूप में जब उसे पृथ्वी पर गिरता है तो उसे बोला जाता है उल्का पिंड या उल्काश्म। इसके साथ साथ उल्का में अवयवितव्य जो उल्का जो आपका पृथ्वी पर गिर रहा है या उल्का पिंड जिसको कहते हैं, उस उल्का पिंड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये देखिए 3 तरीके के उल्का पिंड होते हैं। एक ऐसा तत्व होता है जिसके अंतर्गत लोहा 85 से 95% होता है, बाकी का निकेल होता है, एक तरीके का उल्का पिंड होता है। दूसरे तरीके का एक उल्का पिंड होता है जिसमें 50% लोहा और 50% सिलिका होता है। और तीसरे प्रकार का जो उल्का पिंड है जिसमें आपका 93% तक सिलिकेट की मात्रा पाई जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है आज का कि विश्व का सर्वाधिक जो उल्का पाली क्रेटर संयुक्त राज्य अमेरिका के अरिजोना में विंसेलो के पास बेरिंगर उल्का पाली क्रेटर है। तो जो सर्वाधिक रूप से जहाँ पे उल्कापात हुआ करते हैं वो अमेरिका के आपके बैरियर उल्कापातीय क्रेटर के पास ही आपको देखने को पाए जाते हैं। ऐसा एक फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में हमने खगोलिकी का यहाँ पे पूरा अध्ययन किया है। इस भूगोल की सीरीज में, इक्विक रिवीजन सीरीज में ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हमने खगोलिकी को कंप्लीट किया है। खगोलिकी के सभी प्रकार के फैक्ट और डाटा को हमने यहाँ पर देखा है, जिसमें ब्रह्मांड से उत्पत्ति से लेकर के वहाँ पर बिग बैंग, ब्लैक होल की घटनाओं को लेकर, आकाशगंगाएं, निहारिकाओं से रिलेटेड जो भी डाटा आता है, फिर सूर्य से रिलेटेड जितनी प्रकार के सौर कलंक, सौर चक्र, सब चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की स्थिति देखा, ग्रहों के संबंधी नियमों की जानकारी ले, और इसके साथ साथ फिर आपके उपग्रहों की गति, सौरमंडल की नवसंरचना और साथ साथ सभी ग्रहों की जानकारी और धूमकेतु, पुच्छल तारे और सभी चीज़ों की जानकारी आपकी कंप्लीट हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमने आज अपनी इस लेक्चर सीरीज़ के पहले पार्ट में, इस भूगोल की सीरीज़ में एक चीज़ कंप्लीट कर ली है, वो है खगोलिकी। अब हम यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाएगी। अब हम एंटर कर जाएंगे विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल। तो अगले एक एक पार्ट में इन तीनों ही चीज़ों को कोशिश करेंगे कंप्लीट करें और आपकी पूरी भूगोल से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करने में सक्षम हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।